प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम समास पढ़ेंगे। समास क्या होता है, समास को किस तरह से तैयार करते हैं, समास बनाने की प्रक्रिया क्या है और समास विग्रह की प्रक्रिया क्या है, कितने समास होते हैं और उनके कितने भेद। समास और संधि, दोनों को एक ही टॉपिक से जोड़ा जाता है, वो है शब्द निर्माण। समास और संधि के दोनों में एक ही अंतर है कि संधि में वर्ण योग होता है, वर्ण योग, और समास में संधि में वर्णों का मेल करके शब्द तैयार किया जाता है। दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, उस विकार से एक नया शब्द बनता है, वह शब्द अपना एक अलग अर्थ। वहीं समास में एक से अधिक शब्द परस्पर मिलते हैं, उनके बीच की विभक्तियों का लोप होता है और उस विभक्ति लोप के कारण जो नया शब्द बनता है वह सामासिक शब्द, सामासिक शब्द या समस्त बनता है, तो सामासिक शब्द या समस्त पद कहा जाता है। देखिए हम यहाँ पर इस प्रश्न को नोट करें कि समास क्या है, समास क्या है। तो देखिए समास क्या है, इसे समास क्या है, इसमें दो प्रश्न छुपे हुए हैं कि समास का अर्थ क्या होता है और समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा क्या है। देखिए इसमें हम यहाँ से पढ़ेंगे कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, संक्षिप्त या छोटा, संक्षिप्त या छोटा, ये होता है समास का शाब्दिक। और समास कहते किसको है, समास कहते किसको, समास क्या है, समास कहते किसको। उसमें समास के प्रश्न में एक दिया है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और आगे समास की परिभाषा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को परस्पर जोड़कर उनके बीच की विभक्ति, उनके बीच की विभक्तियों का लोप करके जो नया शब्द बनता है, जो नया शब्द बनता है, जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे समास कहते हैं, उसे समास
स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर। अब देखिए इसमें एक पद ये है स्नान और दूसरा पद क्या है घर, बीच में क्या है विभक्ति। तो जब हम इसे विभक्ति का लोप कर देंगे, जब हम इस विभक्ति का लोप करेंगे तो हमारे सामने जो शब्द आएगा स्नान घर, एक नया शब्द बन गया, बीच की विभक्तियों का लोप हो गया, दो से अधिक शब्द परस्पर जुड़े हैं और उनके बीच की विभक्ति का लोप हुआ है, एक नया शब्द सामने आया। और नया शब्द बनने की या नवीन शब्द बनने की जो प्रक्रिया है या नवीन शब्द बनने को दिया जाता है, ये क्या कहलाता है समस्त पद। समस्त पद देखिए यहाँ पर लिखेंगे ये वह समास अवधि हम लिखेंगे समस्त पद, क्या लिखेंगे समस्त पद। समस्त पद में लिखिए एक से अधिक, एक से अधिक शब्दों के मेल में बीच की विभक्तियों का लोप होने के कारण, बीच की विभक्तियों का लोप होने के कारण, लोप होने के कारण जो नवीन शब्द बनता है, जो नवीन शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द या समस्त पद, सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। देखिए बेटा इसी बात को हमने यहाँ पर समझाया था जब हमने समास की परिभाषा लिख करके उसके लिए उदाहरण दिया, तो आपको भी हमने इसी बात को समझाया था, यहाँ भी हमने ये बात समझाई है। अब इसका उदाहरण जब हम देंगे, इसके उदाहरण में भी हम यही बात समझाएंगे आपको कि सामासिक शब्द कैसे तैयार होता है, समस्त पद कैसे तैयार होता है और वह समास कैसे बनता है ना। देखिए जैसे देखिए, जैसे हमारे सामने शब्द है घोड़े पर सवार। एक शब्द एक ये है हमारे सामने कि घोड़े पर सवार, दूसरा है हमारे सामने घृत यानी घी, में पक्का अणु, ठीक है। एक है हमारे सामने देखिए देव के द्वारा कृत। अब इसमें देखिए एक पद या शुरुआत में देखेंगे एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, ये क्या है बीच की विभक्ति है। ऐसे एक पद ये रहा हमारे सामने, एक पद ये रहा, ये बीच के शब्द या विभक्तियां हैं। ऐसे यहाँ पर एक पद ये रहा और एक पद ये रहा। अब इसमें देखिए जो दो पद होते हैं, इन दो पदों को क्या कहते हैं कि ये जो पहला पद है इसको कहते हैं हम पूर्व पद
क्या कहेंगे? पूर्व पद, और ये कहलाता है उत्तर पद। क्या कहलाता है? उत्तर पद। जो अंतिम पद है वो कहलाएगा उत्तर पद, और जो प्रथम पद है वो कहलाएगा पूर्व पद। अब देखिए घोड़े पर सवार, जब हम इसको सामासिक स्थिति में ले जाएंगे, एक समस्त पद बनाएंगे, तब हम क्या लिखेंगे? घोड़े पर सवार। तो इस शब्द में इस शब्द को और इस शब्द को दोनों को जोड़ेंगे, इस विभक्ति का क्या कर देंगे? हम लोप कर देंगे। ये शब्द बन जाएगा भाषा में घुड़सवार। क्या बनेगा? घुड़सवार। घुड़सवार बन गया। ऐसे ही ये है धीमे पका अन्न, अर्थात ये बनेगा घृत और अन्न, इन दोनों को मिलाएंगे, घृत और अन्न को मिलाएंगे, बीच में ये क्या बनेगा? लोप हो जाएगा। तो ये बनेगा घृतांग। क्या बनेगा? घृतांग। देव के द्वारा कृत, कृत उत्तर पद, देव पूर्व पद, उत्तर पद पूर्व पद और उत्तर पद जब दोनों मिलेंगे तो ये बनेगा हमारे सामने समस्त पद। क्या बनेगा? देवकृत। क्या बनेगा? देवकृत। अब इसमें एक और स्थिति आती है जिसे हम कहते हैं समास विग्रह। समास विग्रह जैसे संधि में आती है संधि विच्छेद, समास में आता है समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है? सामासिक शब्द समास या समस्त पद की स्थिति को हमने समझ लिया कि जब दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर मेल करके उसके बीच की विभक्तियों का लोप करके जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। और लोप होने के कारण जो नवीन शब्द तैयार होता है वह समस्त पद होता है। अब बात आती है कि सामासिक शब्द या सामासिक शब्द या समस्त पद का जब हम विग्रह करते हैं अर्थात समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह को हम जब क्या करते हैं? तो बेटा समास विग्रह क्या कहें कि जब किसी समस्त पद को या सामासिक शब्द को उसकी विभक्तियों सहित रखते या लिखते हैं, जब किसी समस्त पद को या सामासिक शब्द को उसकी विभक्तियों सहित रखते हैं या लिखते हैं, या उसकी विभक्तियों सहित उसका वर्णन करते हैं या लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं समास विग्रह। इसको क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। देखिए समास विग्रह जब किसी समस्त पद को उसकी विभक्तियों से रखते हैं या लिखते हैं, उसे समास विग्रह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। उसे समास विग्रह कहते हैं। कैसे? देखिए उसका उदाहरण देते हैं आपके सामने। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए समस्त पद और विग्रह, इस आधार से समझिएगा कि यहाँ समस्त पद लिखेंगे निर्मल। क्या? निर्मल। तो निर्मल यानी कि निर क्या है? उपसर्ग है। मल शब्द के साथ निर शब्द उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो निर शब्द का अर्थ होता है रहित या हीन। तो यहाँ पर लिखेंगे मल रहित। क्या? मल रहित। ये हो गया इसका विग्रह। मल रहित या मल से रहित, मल रहित या मल से रहित। आगे देखिए सम्मुख। सम्मुख यानी मुख के सामने। नीलकंठ। अब इसमें पूर्व पद है नीला और उत्तर पद क्या है? कंठ।
नीला है कंठ जिसका वह, तो नीला कंठ किसका है? अर्थात समास विग्रह में हम पढ़ रहे हैं कि जब किसी समस्त पद को समस्त व्यक्तियों सहित रखते हैं या लिखते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। उसमें आपको 3 उदाहरण भी दिए थे। उसमें अगला उदाहरण देखिए, समस्त पद समास विग्रह। देखिए पूजा घर है ना, पूजा घर, माता पिता, द्विगु। देखिए पूजा घर, इसका समास विग्रह जब हम करेंगे तो पूर्व पद क्या है? पूजा। उत्तर पद क्या है? घर। तो पूजा, बीच की व्यक्ति क्या आएगी? के लिए, पूजा के लिए घर। माता पिता, तो इसका विग्रह करते समय हम क्या लिखेंगे? माता और पिता। फिर है द्विगु। और द्विगु शब्द हम पढ़ते हैं कि द्विगु एक समास होता है, लेकिन द्विगु समास क्या होता है, कैसे होता है? तो द्विगु समास में एक शब्द संख्यावाची होता है, यानी पूर्व पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची क्या होता है? विशेषण। और जो उत्तर पद है वह संज्ञा शब्द होता है। पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, उत्तर पद संज्ञा शब्द होता है। तो यहाँ पर द्वि का मतलब हो गया 2, और गो यानी कि गाय। तो ये होगा 2 गायों का समाहार। ये द्विगु शब्द का समास विग्रह हो गया। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ेंगे यहाँ से आगे समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? तो लिखेंगे हम सामान्यतः समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। इसको हम एक ऐसे क्रम में रखते हैं कि इसको हम सामान्य तरीके से याद कर लेते हैं। कौन से क्रम में? अब तक दादा। क्या? अब तक दादा। ये अब तक दादा, देखिए किस तरह से अब तक दादा का आधार बना है याद करने में। अब तक दादा में सबसे पहले आएगा अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। दूसरा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। तीसरा तत्पुरुष। चौथा कर्मधारय समास। और 5वां द्विगु समास। और अंतिम या 6वां कहेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। तो देखिए ये बन गया अब तक दादा। ब त क द और द। अब तक द है ना, ये हो गया अब तक द। ये समास के भेद याद करने का एक सरल और आसान तरीका है कि समास के कितने भेद होते हैं अब तक द।
उससे क्या है कि हमें अपने नाम आ जाते हैं। अब तक दादा यानी अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो ये 6 भेद हो गए समास के। तो इसमें हम सबसे पहला जो समास है, सबसे पहले जो समास की स्थिति है वो है क्या? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, देखिए अव्ययीभाव समास क्या होता है? जैसा कि उसके नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि अव्ययीभाव समास का जो पूर्व पद है वो क्या होता है? अव्यय। तो क्या होता है? अव्यय होता है, उपसर्ग होता है, अव्यय होता है, उपसर्ग होता है, और द्वितीय पद क्या होता है? प्रधान होता है। और अव्ययीभाव समास में शब्द की आवृत्ति भी रहती है, जैसे धीरे धीरे, मंद मंद, साफ साफ, है ना। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो भी अव्ययीभाव समास में ही आते हैं। देखिए अव्ययीभाव समास क्या होता है? अव्ययीभाव समास, पहला अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में देखिए इसकी पहली स्थिति क्या होती है कि पूर्व पद अव्यय होता है तथा प्रधान होता है। एक स्थिति इसकी ये होती है, और दूसरी स्थिति होती है इसमें शब्द की आवृत्ति होने पर वह एक अव्यय बन जाता है, वह एक अव्यय हो जाता है। तो वो भी किस में आ जाता है? अव्ययीभाव समास में। और उपसर्ग का प्रयोग अव्यय के रूप में, अव्यय के रूप में पूर्व पद में होता है। एक साथ कहना चाहें तो इसकी परिभाषा ऐसे बन जाती है कि जब कोई पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग हो, अव्यय या उपसर्ग हो, अथवा किसी शब्द की आवृत्ति होने पर वह अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है, तो वह समास अव्ययीभाव समास होता है। जैसे देखिए, जैसे हम देखेंगे प्रत्यक्ष, तो ये होगा अक्षि। अक्षि कहते हैं क्या? आँख। अक्ष के आगे। तो यहाँ पर जो प्रति शब्द है वो क्या है? उपसर्ग है, अक्ष शब्द संज्ञा है ना। देखिए यथाशक्ति पूर्व पद है, ये क्या है? एक अव्यय पद है। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। उपकृष्ण, कृष्ण के समीप। अनुरूप, रूप के योग्य। साफ साफ, तो इसका होगा साफ के बाद साफ
या बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ। फिर देखिए इसमें रातों रात, रातों रात यानी रात ही रात में, रात ही रात में। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में। अब देखिए यथा संभव, जैसा संभव हो या संभावना के अनुसार, जैसा संभव हो। समक्ष, अक्ष के सामने, अक्ष के सामने।